नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के द्वारा जून 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों यह हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर के साथ स्पष्टीकरण देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। तो महात्म सिंह जो है ये मॉरिशस के नहीं है। बाकी तीन जो है महेश राज, जीवावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, ये तीनों ही लेखक मॉरिशस के हैं। महात्म सिंह जो है ये मॉरिशस के नहीं है, ये सूरीनाम के हैं। तो सूरीनाम का जो देश है वहाँ की ये लेखक है महात्म सिंह। दोस्तों प्रवासी साहित्य वह होता है कि जो भारत से विदेशों में जाके साहित्य लिखते हैं, वे या नौकरी के सिलसिले में विदेश गए हो या विस्थापन की वजह से विदेश गए हों और वहाँ पर ही बस गए हों, तो उन्हीं को प्रवासी कहा जाता है। तो उनके द्वारा जो लेखन कार्य हिंदी में किया जाता है उसे ही प्रवासी लेखन कहा जाता है और उन लेखकों को प्रवासी लेखक कहा जाता है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान का संबंध मार्क्सवाद से है। दोस्तों हिंदी में मार्क्सवाद वह है कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर जो साहित्य हिंदी में लिखा गया उसे प्रगतिवाद या मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी साहित्य या प्रगतिवादी साहित्य, यह शब्द हिंदी में प्रचलित है। उसी तरह दोस्तों कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर जिन आलोचकों ने आलोचनाएं की हैं उन्हें मार्क्सवादी आलोचक कहा जाता है। तो इनमें जो शिवदान सिंह चौहान है यह प्रमुख आलोचक माने जाते हैं और शिवदान सिंह चौहान को हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक भी कहा जाता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि शिवदान सिंह चौहान ही हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 जो है यह इनकी मान्यता नहीं है और बाकी तीन जो है ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो ये तीनों ही बातें इनकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? तो इसमें पूछा गया है कि तीसरी कसम जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, उनके द्वारा जो उस कहानी का पात्र है हीरामन गाड़ीवान, तो उसने 3 कस्में खाई थी। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी कस्में नहीं खाई थी? तो पहला जो है वो कस्में खाता है कि चोर बाजारी का सामान नहीं लादेगा, तो यह सही है। फिर बांस की लदनी नहीं करेगा, यह भी सही है। और कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा, तो यह तीनों कसम वो खाता है। तो ये जो दो नंबर का ऑप्शन है दुल्हन की डोली, यह कसम वो नहीं खाता, इसलिए यह उत्तर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं,
यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप कीजिए ऑप्शन 3, कछुआ धर्म। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है, कछुआ धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ संस्थाएं दिए गए हैं, आपको आपस में मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज है राजाराम मोहन राय का। फिर है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज है महादेव गोविंद रानडे का। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, यह है एनी बेसेंट का। सत्य शोधक समाज, यह है महात्मा फूले का। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों, यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है, इसके 2 भाग थे। पहला भाग का प्रकाशन हुआ था 1958 में और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1960 में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो ये ने नहीं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है एनटीए के द्वारा। तो रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि महादेवी वर्मा। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद का चित्रण देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वैन चित्रित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मानस का हंस। तो मानस का हंस जो है, यह अमृत लाल नागर का उपन्यास है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि मानस का हंस जो है, यह अमृत लाल नागर का उपन्यास है और यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है मानस का हंस। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। तो नामवर सिंह ने एक निबंध लिखा है जिसका नाम है संस्कृति और सौंदर्य। तो इससे पहले दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था अशोक के फूल। तो इसमें नामवर सिंह ने अशोक के फूल में जो इन्होंने आर्य संस्कृति का चित्रण किया है, उसका वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के ऊपर इन्होंने चोट की है, ऐसा इनका मानना है। अगला प्रश्न है,
इक्स भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, कुआं। एक इक्स भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो इसका अर्थ होता है कुआं। इक्स भरा है यानी कि इक्स से भरा, इसका तात्पर्य होता है पानी भरा है। जगत से दूर, तो दोस्तों जहां पर पानी निकालते हैं तो जो रस्सी का, जहां से रस्सी हम कुएं में डालते हैं तो वो जो चौखट होता है उसे जगत कहते हैं। तो वह जो पानी होता है वह जगत से दूर होता है और उसी से रस्सी डालकर पानी निकाला जाता है कुएं से, इसलिए इसका सही उत्तर है कुआं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शन 4 है वह सही है। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचना विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परत दिन राती करती है, कान प्यारे पी को। उपरिक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, असूया भाव की। दोस्तों यह जो पंक्ति है यह सूरदास के भ्रमर गीत से ली गई है। तो इसमें गोपिया जो है वह कृष्ण को ताना मारते हुए कहती हैं कि कृष्ण जो है वह जो कुब्जा है, कुब्जा के प्रेम पास में इतने डूब गए हैं कि अब उन्हें हमारी सुध बुध लेने की भी चिंता नहीं है, वो हमारी सुध बुध भी नहीं ले रहे हैं। तो एक व्यंग्य है, तो इसमें एक असूया भाव दिखाई देता है। तो जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परत दिन राती करती है, कान प्यारी पी को। तो यह कहा गया है कि जो कुब्जा है वह कृष्ण के दर्शन दिन रात करती है और जो उद्धव है वह गोपियों को यह संदेश देते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। तो इसी पर वह व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि कुब्जा तो दिन रात कृष्ण की आराधना करती है, उनके दर्शन करती है और हमें आप संदेश दे रहे हो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने को। तो इसमें इस पंक्ति में असूया भाव यानी कि जो दूसरी स्त्री है कुब्जा, उसके प्रति जो ईर्षा भाव है वह देखने को मिलता है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, गिरधर राठी। तो गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। बाकी कुमार, रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वर तिवारी, इनका संबंध नवगीत विधा से है। अगला प्रश्न है, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, इनमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि गांधी का जो विचार दर्शन है उसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव नहीं दिखाई देता है, परंतु इसमें पूछा गया है कि इसमें कहा गया है विचार स्वातंत्र्य का अभाव है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तो बाकी 3 ऑप्शन है, इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। यह तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तो तमस उपन्यास है, यह भीष्म साहनी का उपन्यास है जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ था।
तो 1973 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था, भीष्म सानी का है। और इसमें यह मुख्य रूप से जो भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो विभाजन होती है, उसकी जो विभाजन की त्रासदी है, सांप्रदायिक दंगे है, उसी विषय को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें पूछा गया है कि सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक कारण नहीं है। तो इसमें विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, तो यह कारण नहीं है। तो बाकी जो कारण है, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं, तो यह तीनों कारण है, दूसरा कारण नहीं है। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, यह कारण नहीं है, क्योंकि उस उपन्यास में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है कि विभिन्न संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख एक ही बस्ती में रहते हैं, ऐसा इस उपन्यास में नहीं दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, अंधा युग का उपर्युक्त सवाद किसका है। तो दोस्तों, यह जो कथन है यह विदुर का है। तो ये विदुर कहते हैं, परंतु यह मुख्य रूप से ये जो बातें हैं ये कृष्ण की है, परंतु यह विदुर का संवाद है। इस नाटक में, अंधायुग नाटक जो कि धर्मवीर भारती का है, तो उसमें विदुर यह कहते हैं कि ये वाक्य विदुर कहते हैं, परंतु यह कथन है कृष्ण का, परंतु संवाद के रूप में यह विदुर के मुख से निकला है, इसलिए यह संवाद विदुर का हुआ। अगला प्रश्न है, तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मिया रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि, तो इसका सही उत्तर है, तो इसमें चुनाव करना था कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें ए, बी और डी ये सही है। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, तो यह कथन सही है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, यह भी कथन सही है। और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए, तो यह भी कथन सही है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके अंदर जो रहीम का परिचय दिया गया है, तो उसमें यह घटना का वर्णन है कि रहीम किसी स्त्री पर आसक्त थे, परंतु वह स्त्री इनका मान नहीं करती थी, वह इनका अनादर करती थी। इससे वे आसक्त से, जिसके ऊपर आसक्त थे उसकी तरफ से वह विमुख हो गए और उन्होंने सोचा कि जिस कृष्ण के ऊपर गोपियां मरती हैं उन्हीं कृष्ण पर ध्यान लगाया जाए, तो इसलिए यह तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है स्मृति कण, हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गन। स्मृति कण का प्रकाशन हुआ था 1959 में और यह सेठ गोविंद दास की रचना है। हम हसमत यह कृष्णा सोगती की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। लीक अलीक यह भारत भूषण अग्रवाल का संस्मरण है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1980। वन तुलसी की गन यह फणीश्वर नाथ रेणु का संस्मरण है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1986। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि
कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के बारे में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, नागार्जुन। तो कवि नागार्जुन थे, वह प्रवृत्ति से घुमक्कड़ थे, तो इसलिए यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का नागार्जुन के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं। यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी का जो कहानी है यह यही सच है। यही सच है कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1966। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। तो आदिकाल का जो प्रकरण 4 है उसमें यह दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना ग्रंथ है, इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, सूरदास, जायसी, तुलसीदास और रहीम। सूरदास का जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में। जायसी के जन्म को लेकर विवाद है, परंतु एक मत के अनुसार इनका जन्म हुआ है 1492 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म हुआ है 1532 ईस्वी में और रहीम का जन्म हुआ है 1553 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3, यानी कि बी और सी। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये तीनों का ही संबंध उत्तर छायावाद काल से है। उत्तर छायावाद काल उसे कहते हैं जो छायावाद के बाद का काल है, उसे उत्तर छायावाद काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। तो अनाम दास का पोथा, इसका समय है औपनिषदिक काल। तो अनाम दास की पोथा जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसमें औपनिषदिक काल का वर्णन है। फिर पुनर्नवा, तो पुनर्नवा का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, चौथी शताब्दी। तो पुनर्नवा में चौथी शताब्दी के समय का वर्णन है। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1। तो बाण भट्ट की आत्मकथा में 6वीं 7वीं शताब्दी का वर्णन है। चारू चंद्रलेख, इसमें 12वीं 13वीं शताब्दी का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है,
भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ए और सी। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, तो यह ऑप्शन सही है। और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? तो यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसके अंदर ये बातें कही गई है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र का समय है दूसरी शताब्दी और इसके जो लेखक हैं वह है भरत मुनि। तो भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र, जिसका समय दूसरी शताब्दी। फिर भामा का है काव्यालंकार, इसका समय है 6वीं शताब्दी। तो भामा का ग्रंथ है काव्यालंकार। फिर ध्वन्यालोक, तो आनंद वर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उसका समय है 9वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण, तो विश्वनाथ का जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण, इसका समय है 14वीं शताब्दी। तो नाट्यशास्त्र, इसके जो लेखक हैं भरत मुनि, जो कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्यालंकार, इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं भामा, जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आनंदवर्धन ध्वन्यालोक के लेखक हैं और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और साहित्य दर्पण, तो विश्वनाथ जो है वह रस संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि भरत मुनि ने काव्य के दोषों की संख्या 10 मानी है। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, महाराज जसवंत सिंह। तो ये भाषा भूषण ग्रंथ महाराज जसवंत सिंह का है। तो जसवंत सिंह के संदर्भ में शुक्ल जी ने यह बात कही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भोला राम का जीव और जामुन का पेड़ है। तो भोला राम का जीव और जामुन का पेड़, इन दोनों ही व्यंग्य रचनाओं में हम देखते हैं कि जो प्रशासन है, भारतीय प्रशासन के खोखलेपन पर, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, ए और सी। अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपरिक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इसमें रश्मि रथी में जो परशुराम का आश्रम है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य है रश्मि रथी, तो उसमें जो परशुराम का आश्रम है, जब कर्ण परशुराम से शिक्षा लेने जाता है तो वहां भी जो
परशुराम का आश्रम है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। पहले केशव दास का जन्म है, फिर बिहारी, मतीराम और घराना। तो केशव दास का जन्म हुआ था 1555 में। 1555 में केशव दास का जन्म हुआ था। 1595 में बिहारी का जन्म हुआ है। माफी जी, 15 है तो 1595 में बिहारी का जन्म हुआ है और 1617 में मतीराम का जन्म हुआ है और घराना का जन्म हुआ है 1689 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले केशवदास, फिर बिहारी, मतीराम और घराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है प्राकृत प्रकाश। यह वर रुचि की रचना है। श्रावकाचार के लेखक हैं देवसेन और श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रबंध चिंतामणि, तो प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक है वो है जैनाचार्य मेरुतुंग। मेरुतंग हुआ है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये मेरुतुंग है। अगला है कुमार पाल प्रतिबोध। इसका सही उत्तर है सोमप्रभ सूरी। तो प्राकृत प्रकाश का है वररुचि, श्रावकाचार का है देवसेन, प्रबंध चिंतामणि का जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमार पाल प्रतिबोध का है सोमप्रभ सूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कलि कौतुभ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। तो प्रताप नारायण मिश्र, जो कि भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं, तो इनकी रचना का नाम है कलि कौतुभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मोहन राकेश की डायरी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1985। डायरी के कुछ पन्ने, इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। मेरी कॉलेज डायरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। एक कार्यकर्ता की डायरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार। तो अभिनव गुप्त के अनुसार कुछ कथन सही हैं, वह है ए और सी, यानी कि मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, यह सही है। और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो यह कवि नामदेव की काव्य पंक्ति है।
अगला प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पंछी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त कथन है महादेवी वर्मा का। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। पहले आता है द्रौपदी। द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष है 1972। तो 1972 में यह लिखा गया था। फिर आता है आठवां सर्ग। आठवां सर्ग का प्रकाशन वर्ष है 1976। फिर आता है शकुंतला की अंगूठी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1990। और फिर आता है अंतिम रति का कंगना। इसका प्रकाशन वर्ष है 2011। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा लोला की है? तो यह जीवनी परक कृतियों में रोमा लोला की कृति है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य है राम की शक्ति पूजा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? इसका सही उत्तर है सांध्य गीत। तो सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष है 1936। अगला प्रश्न है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? गैंग्रीन ये अज्ञे का कहानी है। तो इसमें जो मालती पात्र है तो वो बचपन में कैसी थी? इसका सही उत्तर है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और डी, यानी कि ये दोनों उत्तर सही है। विकल्प में इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश है चिंतामणि का। रसराज के लेखक है मतीराम। रसविलास के लेखक हैं देव। रस सारांश इसके लेखक है भिखारी दास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पेरियुसिस यह लोंजाइनस की रचना है। द सेकेंड ओड यह इलियड की रचना है। पोएटिक्स यह अरस्तु की रचना है। और बायोग्राफिया लिटरेरिया
बायोग्राफिया रिस्टेरिया ये कालरीज की रचना है। कालरीज जो है वो कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। पेरियुसिस जो है लोन्जाइनस की रचना है और लोन्जाइनस के सिद्धांत का नाम था उदात्त सिद्धांत। द सेकेंड ओड यह टी.एस. इलियट की रचना है। टी.एस. इलियट की जो सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। और अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। दोस्तों आज की वीडियो में हम 50 प्रश्न ही लेंगे, अगले वीडियो में हम 50 प्रश्न लेंगे। अगले वीडियो का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप आगे के 50 प्रश्न देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।